अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। यानी बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एक साइंसी तरीका कार है जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ये ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान देता है, ऑर्गेनिज्म से ही फैलता है, वो क्या होगा? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारे अपनाकर उसको सॉल्व किया जाता है इस प्रॉब्लम को। तो मैन जो होता है ना, मैन एक बायोलॉजिस्ट होता है। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैन अगर जंगल में रहता है तो उसे पता होता है वहाँ की सारी जितनी भी दरख्त वगैरह होते हैं, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ हो रही होती हैं, उन सब के बारे में, और इसके अलावा वहाँ के जानवरों वगैरह के बारे में भी उसे मालूमात होती हैं, और वहाँ पे किस तरह से रहना चाहिए, कैसे सरवाइव करना चाहिए, इस सब के बारे में भी मालूमात इंसान को होती हैं। इसके अलावा अगर वो किसी बर्फ़ानी इलाके में रहता है तो उसके पास वहाँ की भी सारी मालूमात होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी ये रहता है वहीं के मुताबिक ये अडेप्ट हो जाता है, उसके बारे में, उस जगह के बारे में से इंफॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड में कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होती हैं, क्या किया जाता है। सबसे पहले जो होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? उसमें क्या होता है? क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, इसकी मिसाल ऐसे देते हैं जैसे मलेरिया स्टार्ट में शुरू हुआ था, किसी को इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, तो तब क्या था? तब लोग क्वेश्चन लेके आए कि ये किस तरह से फैल रहा है, क्या हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो एक साइंटिस्ट होता है ना उसके माइंड में वर्क करते हैं। वो सोचता है कि ये कैसे हो रहा है और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो साइंटिस्ट के माइंड में, जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान दे रहा होता है या कुछ भी इस तरह का। ओके, तो जो सेकंड स्टेप होगा इसमें वो क्या होगी? ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल मेथड का जो स्टेप होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, इसमें हमने 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हेयरिंग से रिलेटेड है। 5 सेंसेस, टच यानी छूना, टेस्ट जायका वगैरह देखने के लिए, और स्मेल सूंघने के लिए, विजन देखने के लिए, एंड हेयरिंग सुनने के लिए। अब इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? फॉर एग्जांपल जो मच्छर आता है, टच करता है स्किन को, ठीक है, बाइट करता है, तो वो किससे होगी? टच से सेंस किया जाता है उसे। ठीक है, और भी जितनी भी इसके अलावा जो वियन होती है, इसे मच्छर को देखने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, हेयरिंग उसकी भनभनाहट सुनने के लिए। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी इन सेंसेस को यूज़ किया जाता है, और क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन की जाती है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वालिटेटिव क्या? क्वालिटी से रिलेटेड, यानी कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वालिटी। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये क्वांटिटी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल हम कह लें जितनी हम कह लें 5 हमारे पास स्टार्स हैं, तो ये क्या होगी? क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर हम कहें बहुत ज़्यादा स्टार हैं तो ये क्वालिटी होगी। अगर हम कहेंगे हमारे पास 5 स्टार हैं तो ये क्या होगी? क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब जो हमने कह दिया हमारे पास बहुत सारे स्टार हैं तो इसका मतलब ये मेजरेबल नहीं है ना, तो तो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसको हम नंबर्स में मेजर्स नहीं कर सकते, जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है, हमें पता है 5 स्टार है, हम उसे मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, तो ये क्या होगी? मेजरेबल होगी। अब हम इसकी मिसाल अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जांपल वाटर जो है, ठीक है, अगर हम इसका कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लो होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, तो ये क्या होगी? इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी।
लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसके हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका बॉइलिंग क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम इसे नंबर में काउंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे नंबर में काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। एक और बात जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में है वो ये है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ये ज़्यादा बेस्ट होती है बनिस्बत किसके, क्वालिटेटिव के, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल उसकी क्वांटिटी वगैरह पता होती है, हमें एग्जैक्ट आंसर हमारे पास होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। ठीक है, इसमें चांसेस हो सकते हैं कि अगर लो है तो हमें नहीं पता कि कितने दर्जे तक लो है। ठीक है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर हाई है तो यहाँ पे हम सिर्फ हाई की बात करें, हमें कंफर्म नहीं है कि हाई कितना है, वो 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 150 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ये बिल्कुल ज़्यादा बेस्ट होती है, एग्जैक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने रिकॉग्निशन भी कर ली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसके बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर ली। ठीक है, 5 सेंसेस यूज़ करके, उसके बाद हमने क्या बनाना है, उसका हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशंस इनटू डेटा फॉर्म। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन को डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड मेक अ स्टेटमेंट, और वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट मेक प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर प्रूव होती है। क्या कहा उसने, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन, यानी बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज कर देते हैं ऑब्जर्वेशन को डेटा फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद वो एक स्टेटमेंट बना देते हैं जो क्या कहलाती है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, जो कि उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए, कोई इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था वो उसी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ खसूसियात होती हैं हाइपोथेसिस की। फर्स्ट क्या है कि ये एक जर्नल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट होगी जो सबकी समझ में आ जाए। उसके बाद ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है, एक परफेक्ट आइडिया होता है, ऐसा आइडिया जिसमें चेंज ना आए। ठीक है, उसके और ये क्या होती है, ये सिंपल भी होती है। ठीक है, इजी हो, सिंपल हो, ताकि सब उसे इजीली समझ सकें। उसके बाद ये टेस्टेबल भी होनी चाहिए, यानी इसमें चांस होना चाहिए कि हम इसे सही भी साबित कर सकें, हम इसे रॉन्ग भी साबित कर सकें। ठीक है, राइट और रॉन्ग वाला जो किस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टेबल भी होनी चाहिए। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और उसके रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, उससे ये एग्रीड करती हो, तभी हमारे पास क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी। ठीक है, हाइपोथेसिस बन के अब हमने क्या किया, हमने रिकॉग्निशन भी कर ली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, हमने उसे ऑब्जर्व भी कर लिया, हमने उस पर हाइपोथेसिस भी बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिडक्शन। ठीक है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस से जो एक लॉजिकल कंसिक्वेंसेस, यानी एक रेलिवेंट जो लॉजिकल हो, जिसका कोई वजूद हो, जिसका कोई जवाज हो, ऐसे कंसिक्वेंसेस जो हाइपोथेसिस से हासिल होते हैं हम उन्हें डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जो हमने सारी पीछे ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस बनाया, उससे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो थे हासिल हुए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम उन्हें क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। ठीक है, डिडक्शन के बाद जो हम क्या करेंगे, उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटेशन है, कीप इन माइंड, ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। ठीक है, सबसे बेसिक स्टेप किसका जो बायोलॉजिकल मेथड में है वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये मोस्ट बेसिक स्टेप हो गया, और इसमें एक्सपेरिमेंट हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जितनी भी हमने वो जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उस पर हमने ऑब्जर्वेशन भी की, हाइपोथेसिस भी किया, डिडक्शन भी बनाया, लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो अगर तो हाइपोथेसिस जो होता है ये किस पे किए जाते हैं, हाइपोथेसिस और डिडक्शन वगैरह पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर तो हाइपोथेसिस सही होगा, ठीक है, टेस्ट वगैरह करने के बाद, यानी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद हाइपोथेसिस अगर हमारा सही साबित हुआ है तो फिर वो क्या होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हाइपोथेसिस सही ना हुआ तो उसे फिर क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, यानी समराइजेशन कैसे, समरी बनाना, ठीक है। समरी बनाना तो आती है ना सबको। अगर हमारे पास एक कंप्लीट जो रिसर्च वर्क होता है, हम अगर उसे सिंपल फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम उसे कहते हैं समरी, ठीक है। तो हम इस पूरे, हमने जितना भी यहाँ पे कर लिया है, ऑब्जर्वेशन की, हमने हाइपोथेसिस बनाया, हमने रिडक्शन की, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कम्प्लीटली नहीं लिख रहे, ठीक है। हमने उसमें समरी बना के लिखना है। हमने उसमें जो जितनी हमारी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में नताइज हासिल हुए हैं, हमने उसे समराइज कर देना है रिजल्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये एक्चुअल होगा, यानी इसमें कोई भी चांस नहीं है गलत होने के, और क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, यानी सही डेटा होगा एक्चुअल, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि ऐसा डेटा जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा है, हमने उस पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी एवरेज निकाली, हमने उस एवरेज को फिर स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया, स्टैटिक्स यूज़ करके, ठीक है, नंबर्स फॉर्म में। तो हमने उसको कंपेयर किया, उसके बाद हमने उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हमने उसका कंक्लूजन निकाला, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा जो था उसके वो हमने एक्सपेरिमेंट करके हासिल किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसकी एवरेज निकाली, फिर हमने उसे कंपेयर्ड किया स्टैटिस्टिकली, फिर हमने उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, और देन हमें उससे कंक्लूजन हासिल हुई। अब ये जो कंक्लूजन में हासिल हुई है, ये क्या होगी, हमारे पास रिजल्ट होगा, ठीक है, समराइजेशन फॉर्म में। उसके बाद जो स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। साइंटिफिक जर्नल वगैरह में और बुक्स वगैरह में हम अपने इन रिज़ल्ट को, जो हमने समराइजेशन की थी, वहाँ से जो जितने रिज़ल्ट हासिल हुए थे, हमने उसको रिपोर्ट कर देना है, पब्लिश कर देना है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल लेवल्स पे सेमिनार हेल्ड होते हैं इसके अबाउट, ठीक है, तो वहाँ पे इन रिज़ल्ट्स को शेयर किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप इजीली पूछ सकते हैं, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा।